हाँ ठीक है ठीक है। मैथ का टॉपिक बदल गया है क्या? यार मुझे याद नहीं था, हो सकता मैंने गलत डाल दिया। क्या डालना था मैथ में? अच्छा, ट्रिको डालना है। अच्छा हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है मैं चेंज कराता हूँ। केम का सही है ना? केम का तो यही बात हुआ था ना? एक सेकेंड मैं चेंज करा देता हूँ। चलो फिर अब डाउट बताओ। एलओएम का एक्सरसाइज 2 से डाउट डिस्कस करना है हम लोगों को ना। फिर डोर क्लोज कर दो। फिफ्थ करना है पहले। चलो फिफ्थ देखो सभी। देखो फिफ्थ में ऐसे दिया हुआ है। अब ध्रुवील रुक जाना, ये अब पहले कर लेने दो। बाद में बताने वाला था 56 57। ठीक है अब ये कर लेने दो फिर बताता हूँ। तो जिसमें देखो ऐसे दिया हुआ है, कोई एक स्पीयर लिया गया है और ऐसा कुछ लिया हुआ है ना। इसको वॉल 1 बोला गया है, इसको वॉल 2। ये एंगल 37 है और ये एंगल भी 37 है। तो वॉल 2 का हमें नॉर्मल फोर्स बताना है। हमेशा ध्यान रखो कि ये देखो सारे सरफेस स्मूथ है ना, तो यहाँ पे केवल नॉर्मल लगेगा। अभी एक स्पीयर में नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से क्रॉस होगा। ये बात सबको क्लियर है? एक स्पीयर में नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से क्रॉस होगा ना। स्पीयर के लिए जो रेडियस वाली लाइन होगी वही नॉर्मल होती है ना सरफेस पे। रेडियस वाली लाइन सेंटर से क्रॉस होगी। तो हमें यहाँ पर N2 की वैल्यू बतानी है ना, N2 कितना हो रहा है। तो इस स्पीयर पे देखे तो हम कितने फोर्सेस लग रहा है। एक तो नीचे को mg, एक इधर को N1 और एक इधर इस सेंटर की तरफ N2। अब हमें इनको रिजॉल्व करना है और N2 निकालना है। तो अब एक मिनट रुको, मैं जरा सोच लेता हूँ कैसे रिजॉल्व करना बेटर होगा। देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे सोचते हैं, सबको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करते हैं ना। N2 जो लग रहा होगा, ये सेकेंड वाली जो वॉल है, सेकेंड वाली वॉल कितनी होगी, 37 डिग्री पर है। सेकेंड वाली वॉल सॉरी 37 इंटू 2 ना, टोटल वो
ये टोटल 37 दो बार आ जाएगा ना, इतने एंगल पर है ना। और इससे 90 डिग्री पे N2 लग रहा होगा। तो अगर हम इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करें ना, तो क्या क्या आ जाएगा, ये एंगल जितना थीटा होगा ये कितना आ जाएगा 74 डिग्री। तो ये एंगल भी 74 आएगा। तो N2 का इधर कंपोनेंट आएगा N2 cos 74 और इधर आएगा N2 sin 74। ठीक है। और अगर आप N1 को रिजॉल्व करोगे, N1 कैसे लगा होगा, ये 37 डिग्री पे इधर से N1 लग रहा होगा 90 डिग्री पर। तो अगर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करें, ये अगर 37 है तो ये भी 37 आएगा, ये भी 37 आएगा। तो N1 का इधर कंपोनेंट N1 cos 37 और इधर N1 sin 37। ठीक है। तो अब अगर हम इस पूरे स्फीयर पे सारे फोर्सेस देखें तो फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, वर्टिकल में नीचे को mg, ऊपर के डायरेक्शन में N1 cos 37 और हॉरिजॉन्टल में देखता हूं एक सेकंड सीरियस, N1 sin 37, हॉरिजॉन्टल में ये वाला N2 sin 74 और नीचे को N2 cos 74 ना, ऐसे लग रहा होगा ना। तो अब देखो यहाँ पे आपको N1 N2 निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको इससे बैलेंस कर दो और इसको इससे बैलेंस कर दो ना। साइन 74 की वैल्यू कैसे निकालो, से अच्छा इंक्लाइन प्लेन 1 के लॉन्ग रिजॉल्व करे तो हाँ सर, आयु सही बोल रही है, सही बोल रही है। पहले ये ऐसे कर लेते हैं, फिर वो भी तरीका बताता हूँ ना। ये सबको समझ आ रहा है, N1 cos 37 बराबर आप इसके कर दोगे, पहले ये नोट कर लो ना, फिर और दूसरे मेथड भी देखते हैं। देखो इसको लामीज थ्योरम से हम और इजीली कर सकते हैं, मैं उससे भी बता देता हूं, बट उससे पहले आप ये नोट कर लो ना। हाँ भेज दूंगा, भेज दूंगा, बट ये नोट करो सभी जल्दी। ठीक है, चलेगा श्रेयस, चलो। देखो हम लोग यहाँ पे N1 ड्रॉ करें, अगर हम N1 सारे फोर्सेस को स्फीयर के सेंटर पे लगाएं, अगर हम इसको लामीज थ्योरम से ऐसे कर सकते हैं, इसके आगे आप सॉल्व कर लो ना भावेश। N1 cos 37 बराबर mg प्लस N2 cos 74 और ये बराबर इसके कर दो ना, तो उससे N2 की वैल्यू आएगी N1 के टर्म में, यहां रख दो। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ ना। चलो मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ, देखो सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ ना, साइन 74 की वैल्यू कितनी लिखोगे, 2 साइन 37 कॉस 37। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3/5
4/5। हाँ सॉल्व कर रहा हूं। नहीं ये हमने देखो साइन 74 निकाल लिया। सेम वे में हम लोग कॉस 74 निकालेंगे ना, उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर 37 ना। कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, 1 - 2 3/5 का स्क्वायर करोगे तो 9/25 आएगा। नहीं तो ये इधर जाएगा, नहीं ये कॉस 74 आ गया और साइन 74 आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहा हूं ना। देखो n2 cos 70 sin 74 बराबर होगा n1 sin 37 ना। हम लोग बोलेंगे n1 sin 37 बराबर होगा n2 sin 74। n1 sin 37 कितना होगा 3/5 और sin 74 कितना होगा 24/25। ठीक है, देखो ये आया हुआ ना 24/25। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं, 5 से 5 कट 25 कट होगा, 3 से ये कट होगा, तो n1 और n2 में रिलेशन आ गया। अब दूसरा रिलेशन यूज करो, वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करो, n1 cos 37 बराबर होगा mg प्लस n2 cos 74। तो n1 cos 37 बराबर होगा mg प्लस n2 cos 74। हमें देखो यहाँ n2 निकालना है ना, तो n1 की जगह हम यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन से वैल्यू रख देंगे। n1 की जगह हम लिख सकते हैं 8n2/5 cos 37 इज 4/5। अभी सॉल्व करने दो, सिद्धेश पे बता रहा हूँ। cos 74 की जगह 7/25 ना। अब इसको इस साइड ले आओ, यहाँ 32 है अपॉन में 25 माइनस 7/25। तो n2 इक्वल टू mg आ गया इससे। सिद्धेश बाद में ही लिख लेना भाई, बस देख लो क्या क्या हो रहा है ना। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, मैं पीडीएफ भेजूंगा तब नोट कर लेना। तो देखो सबको समझ आया, ये हम लोगों ने अभी नॉर्मल सॉल्व किया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व करके। इसको हमें सॉल्व करने के और भी कई तरीके हैं, लामीज थ्योरम से कर सकते हैं हम लोग ना, या फिर इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग रिजॉल्व करके कर सकते हैं। तो मैं और भी तरीकों से बता देता हूँ ना। देखो इसका मेथड 2 हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, सारे फोर्सेस अगर हम स्फीयर के सेंटर पे दिखाएं तो इधर को n2 लग रहा है, और ये n2 वर्टिकल से कितने एंगल पे लग रहा होगा 74 डिग्री एंगल पर। यहां देखो ये जो n2 है ये वर्टिकल से कितने एंगल पर लगेगा, n2 जो लगेगा वर्टिकल से 74 पे लग रहा है ना, और n1 जो होगा वो वर्टिकल से 37 पे लग रहा होगा।
तो यहाँ पे हम लोग वर्टिकल से 37 पर ऐसे N1 लगा देते हैं और नीचे को mg। और इन तीन फोर्सेस की वजह से स्फीयर चल रहा है या रुका हुआ है? इन तीन फोर्सेस की वजह से स्फीयर अपनी जगह रुका हुआ है ना। तो मतलब ये तीनों फोर्सेस बैलेंस हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे, जब हम mg लेंगे तो बाकी दो के बीच के एंगल का साइन ले लेंगे ना। बाकी दो के बीच का एंगल कितना आएगा, ये देखो, ये पूरा 180 होगा ना, ये पूरा 180 होगा। तो ये हमारा 74 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस 74। फिर दूसरा मान लो हमने N1 लिया, तो N1 के अपोजिट में बाकी दो के बीच का एंगल साइन 74। N2 लिया तो N2 के अपोजिट में बाकी इन दो का एंगल ना, ये 37 है, ये पूरा 180 है, तो ये हम बोलेंगे साइन 180 माइनस 37। हमें N2 चाहिए ना, तो हमें इन दोनों को इक्वल कर देंगे ना। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये mg अपॉन में साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, और यहाँ आ जाएगा साइन 37। इसको अब हम लोग लिख सकते हैं N2 इक्वल टू mg साइन 37 अपॉन में साइन 74। साइन 74 को हम हाफ एंगल फॉर्मूले से ब्रेक कर देंगे ना, साइन 2 थीटा से 2 साइन थीटा कॉस थीटा ना। तो ये कट जाएगा, यहाँ पे कॉस 37 की वैल्यू डालेंगे। ये कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ये एक्चुअल में यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। हमें ये पूरा एंगल लेना था ना, हमने केवल इतना ही एंगल लिया है, इसमें प्लस 37 करना और रह गया। तो यहाँ पे ये केवल 37 बचेगा ना। ये पूरा एंगल आप निकालोगे तो ये कितना आ रहा है, 180 माइनस 74 प्लस 37, जिसको हम बोल सकते हैं 180 माइनस 37 ना। तो यहाँ 180 माइनस 37 होगा तो साइन 37 आएगा। फिर ये दोनों सीधे कट जाएंगे ना, N2 इक्वल टू mg आ जाएगा। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये समझो ना, ये वर्टिकल के साथ ये पूरा एंगल 180 था, उसमें ये 74 था, तो ये कितना हुआ, 180 माइनस 74, और उसमें 37 और ऐड कर देंगे। डायग्राम में देखो, ये जो N2 लगा रहा है, N1 लग रहा है और mg लग रहा है। N2 N1 का सबका वर्टिकल के साथ एंगल पता है ना। ये वर्टिकल में, ये वर्टिकल से 74 पे है, ये वर्टिकल से 37 पे है, तो यही यहाँ पे लगाया है। वर्टिकल से 74, वर्टिकल से 37 और नीचे को वर्टिकल में mg। फिर ये एक्सरसाइज 1 का 6, एक्सरसाइज 1 का कौन कौन सा बोल रहे थे ध्रुविल? 56, 56 देख लो भाई। पीडीएफ भेजूंगा भाई सिद्धेश, पीडीएफ भेज दूंगा।
एक्सरसाइज 1 का 56 देख लो। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे कोई फोर्स लग रहा है और फोर्स इज वेरिंग विद टाइम। तो जब ये इस सरफेस को छोड़ने वाला होगा तब तक पूछा गया है कि इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी। शुरू में देखो नीचे को mg ज्यादा होगा और f का ऊपर वाला कंपोनेंट आएगा f साइन थीटा, वो कम होगा। तो ये इंक्लाइन प्लेन पे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चलता रहेगा ना। और जब f बढ़ता जा रहा है ना, तो कभी ना कभी f बढ़ते बढ़ते mg से ज्यादा हो जाएगा, तब ये सरफेस छोड़ देगा। फोर्स है यहाँ f जो है ये फोर्स है c इंटू टाइम, वेयर c इज कांस्टेंट और t इज टाइम। तो जिस टाइम पे ये सरफेस छोड़ेगा उस टाइम पे mg जब f साइन थीटा के इक्वल होगा तब वो छोड़ेगा ना, उसके अगले इंस्टेंट से वो छोड़ देगा। f लगातार बढ़ता जा रहा है ना, तो टाइम कितना हो चुका होगा जब वो छोड़ रहा होगा, तब टाइम होगा mg अपॉन में c साइन थीटा ना। इस टाइम पे जाके वो ग्राउंड को छोड़ देगा। तो इतने टाइम में वेलोसिटी कितनी आ जाएगी हॉरिजॉन्टल में, जब वो चल रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितनी वेलोसिटी आ रही होगी, एक्स मतलब इधर को ना, वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस थे अभी तक। तो एक्सेलरेशन बोलेंगे एफ कॉस थीटा अपॉन में एम। ए को लिख देंगे डीवी बाई डी टी, एफ को लिख देंगे सी टी कॉस थीटा बाई एम। डीवी इक्वल टू आ जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो। टाइम जीरो पे वेलोसिटी जीरो थी हॉरिजॉन्टल की ना, और किसी टाइम टी पे वी की वेलोसिटी कुछ वी हो गई है। इधर v आ जाएगा, इधर आ जाएगा c cos थीटा बाई एम। t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू ना, लिमिट जीरो से t डालोगे। अब ये वाला t डाल दोगे तो आपको v मिल जाएगा। अब लिमिट तो डाल लोगे ना भाई, ये t डाल दोगे, इस टाइम पे आपको v चाहिए तो v की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल पूछा गया है। डिस्टेंस ट्रेवल के लिए अब इसी इक्वेशन में v को लिख दो dx बाई डी टी ना, ये पूरा टर्म आ जाएगा। अब dt इधर ले और फिर से इंटीग्रेट करो और फिर से ये टाइम लिमिट डाल दो तो x आ जाएगा। कैलकुलेशन देखो करना पड़ेगा भाई, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, ऐसे ऐसे कर लेना है। अब ध्रुवील हो जाएगा। नेक्स्ट 57 करते हैं ना, 1 मिनट होल्ड करना। हेलो हेलो, हाँ जस्ट हेलो, चलो 57 देख लेते हैं।
57 में देखो ऐसे 4 kg और 1 kg वाले दो ब्लॉक दिए हैं और इनके हमें एक्सीलरेशन बताने हैं। तो एक तो आप वो शॉर्टकट जो मैंने बताया था उससे कर सकते हो, नहीं तो इक्वेशन लिख करके कर सकते हो। तो आप लोगों ने किससे किया है? बाकी लोगों ने तो कर लिया होगा ना। इक्वेशन लिख के किया है, ठीक है। तो इक्वेशन लिख दूं? ध्रुविल क्या समझ आ गया क्या? जाने दूं? ठीक है, अच्छा ठीक है। और कोई को तो डाउट नहीं है ना? ध्रुविल को ही था डाउट केवल। चलो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ फिर जल्दी ना। मान लो ये नीचे को a1 एक्सलेशन से जा रहा है, ये ऊपर को a2 एक्सलेशन से जा रहा है। यहाँ पे t टेंशन है, तो यहाँ पे 2t टेंशन हो जाएगा। तो a1 a2 में रिलेशन क्या हो जाएगा? ये t और a2 एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो t इंटू a2, और ये हो जाएगा -2t इंटू a1 इक्वल टू 0। तो a2 इक्वल टू 2a1। फिर इसकी इक्वेशन लिख दो। इस पे ऊपर को t लग रहा है, नीचे को 1 इंटू जी, और ये ऊपर जा रहा है, तो t माइनस 1g इक्वल टू 1 इंटू a2। इसके लिए नीचे को 4g लग रहा है और ऊपर को 2t लग रहा है, और ये नीचे को जा रहा है a1 से ना। अब तीन अननोन, तीन इक्वेशन सॉल्व कर लो। a1 a2 अगर प्लस में आया तो आपने सही डायरेक्शन माना है, अगर माइनस आया तो डायरेक्शन उल्टा कर दोगे ना, आंसर वही रहेगा। नेक्स्ट बताओ अब एक्सरसाइज 2 में। एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट देखो सभी। देखो इसमें बोला गया है कोई फ्लेक्सिबल चेन है जिसको हमने दोनों एंड पे ऐसे वॉल से हैंग किया है ना, यहाँ पर वॉल से हैंग किया हुआ है। तो ये एंड पे थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ पे इसका एंगल थीटा है ना एंड पर। तो हमें बताना है चेन के व्हाट इज द टेंशन ऑफ द चेन एट द एंड पॉइंट्स। इसका वेट W है। तो ये किसी ने किया है क्या? एक्सरसाइज 2 का 1 हुआ है किसी से? भावेश बता कैसे किया तुमने? हेलो हाँ भावेश। सर, वेट इक्वल्स टू 2t cos थीटा हो जाएगा। वेट इक्वल टू 2t कॉस थीटा, नहीं 2t साइन थीटा। हाँ ठीक है, नहीं, समझ गया 2t ना क्या cos किया थीटा। तूने। ना, हम लोग देखो यहाँ पर इस चेन का एफबीडी अगर बना दें तो चेन पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा होगा? चेन वॉल को टी से टेंशन से खींच रहा होगा ना, तो बदले में वॉल इसको अपनी तरफ टी टेंशन से खींच रहा होगा। दोनों तरफ को ऐसे टी टेंशन से वॉल खींच रहा होगा, और इसका वेट नीचे को एक्ट कर रहा होगा। हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ एंगल थीटा है ना, तो टी का इधर कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, ऊपर को आएगा टी साइन थीटा। सेम वे में इधर को आ जाएगा टी कॉस थीटा, ऊपर को आ जाएगा टी साइन थीटा। तो ये जो ऊपर को टोटल 2t साइन थीटा लग रहा है, ये वेट को बैलेंस कर रहा है ना, और ये दोनों आपस में बैलेंस है, इधर टी कॉस थीटा और इधर टी कॉस थीटा, ये दोनों आपस में बैलेंस है। तो 2t साइन थीटा इक्वल टू वेट कर देंगे तो हमें t की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बताओ।
8 देखो, सिक्स वाला तो वो यार पुलिंग फोर्स से करना है आयुष। सिक्स वाले का 2 मिनट लगेगा, मैं कर देता हूँ ना। पुलिंग फोर्स से करना था बस। सिक्स वाले में देखो बोला गया है ध्रुविल किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे देखो चेन कोई ऐसे रखी गई है, और ये यहाँ पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल तक है ना, दोनों में एंड पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल तक है। अनम्यूट करके डाउट बता ध्रुविल, क्या डाउट है? हाँ सर, वो नीचे आपने लिया है ना वो थीटा, वो हाँ, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लेना था क्या? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आपको सर वो हॉरिजॉन्टल आपने, के साथ एंगल बोला था ना, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल थीटा बोला था। ये अच्छा अगर वो थीटा है तो वाला, अपोजिट एंगल हाँ थीटा हाँ आएगा ना। हाँ हाँ, सर समझो ना, ये थीटा है तो इसके अपोजिट वाला जो एंगल आएगा वो भी थीटा आएगा। हाँ तो यहाँ पे देखो ऐसे एल लेंथ लिया हुआ है, और ये दोनों साइड में ये हॉरिजॉन्टल वाला लेंथ सेम दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या ये निकाल पाएंगे कि इधर कितनी लेंथ है और इधर कितनी लेंथ है? मान लो इस साइड में L1 लेंथ है और इस साइड में L2 लेंथ है, तो हम L1 L2 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा? साइन रूल से, वेरी गुड। मास का रिलेशन नहीं, साइन रूल लगा लो ना। देखो ये एंगल अल्फा आएगा, ये बीटा आएगा, और ये 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा आएगा। तो और हमें साथ में पता है L1 प्लस L2 का सम कितना है? L है ना। L1 L2 का सम L है ना। और अगर हम साइन रूल लगाएं तो जब हम L2 लेंगे तो L2 के सामने वाला एंगल अल्फा लेंगे ना, तो हम बोल सकते हैं L2 अपॉन में साइन अल्फा बराबर होगा L1 अपॉन में साइन बीटा। तो हम L2 की वैल्यू बोल सकते हैं L1 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब ये L1 की वैल्यू यहां लिख दोगे तो L2 की वैल्यू मिल जाएगी। समझो सभी, यहाँ L2 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में डाल दो तो आ जाएगा L1 प्लस L1 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू L। तो यहाँ से L1 आ जाएगा ना। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? देखो श्रेयस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आप देखो सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आप अल्फा बीटा की कुछ वैल्यू लेकर के जो इजी पड़े आप सॉल्व कर सकते हो ना, और ऑप्शन में भी वही एंगल अल्फा बीटा डाल देना। ऑब्जेक्टिव तो लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, बट प्रॉपर जो तरीका है वो ऐसे करना है। L1 आ जाएगा, L2 भी यहां से निकाल लोगे, L1 L2 आ जाएगा। तो अब आप क्या सोचोगे? देखो इसमें हर एक ऑप्शन में अल्फा माइनस बीटा लिखा है, मतलब हम मान लेंगे
ना, हम यहाँ पे मान लेंगे कि अल्फा वाला पार्ट बड़ा है, बीटा वाला पार्ट छोटा है, तो इधर वाला जो वेट होगा वो मान लो m1 है, तो इधर लग रहा होगा m1g साइन अल्फा, और इधर लग रहा होगा m2g साइन बीटा ना। इतने पार्ट का जो वेट आएगा वो इधर को लगेगा फोर्स, और इतने पार्ट का वेट इधर ले जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे हम, इधर को बोलेंगे एक्सेलरेशन जा रहा है, ये ऊपर को जा रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे m1g साइन अल्फा माइनस m2g साइन बीटा अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब टोटल मास। m1 की जगह क्या लिखोगे, m बाई एल इंटू L1, ये समझ लो ना, L लेंथ का मास m है, तो L1 लेंथ का मास कितना होगा, m बाई एल इंटू L1 ना। m कॉमन होके कट जाएगा, नीचे से L कॉमन होगा, G कॉमन होगा, यहाँ आ जाएगा L1 साइन अल्फा माइनस L2 साइन बीटा ना। अब L1 L2 की वैल्यू पता है आपको। यहाँ पे एक चीज और देखो, L1 साइन अल्फा इज इक्वल टू L2 साइन बीटा ना, L1 साइन अल्फा इक्वल टू L2 साइन बीटा, तो ये वही आया है, ये तो जीरो आ जाएगा, समझो। समझ आया सबको क्या बोल रहा हूँ, ये सब पूरा सॉल्व भी नहीं करना है आगे, यहां से आप बोल सकते हो L1 साइन अल्फा बराबर L2 साइन बीटा ना, तो उससे ये कैंसिल हो जा रहा है। नेक्स्ट 8th करना था ना। देखो इसमें बोला गया है 8th वाले में कि जो फोर्स लग रहा है वो थीटा एंगल पे लग रहा है, और थीटा लगातार एक्स के साथ में वेरी करता रहेगा, जैसे जैसे ये आगे जाएगा तो एक्स चेंज होगा, एक्स चेंज होगा तो थीटा चेंज होगा। सबको समझ आ रहा है ना, यहाँ पे फोर्स थीटा एंगल पे लग रहा है, और थीटा जो है वो एक्स का फंक्शन है ना, एक्स के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे एफ को रिजॉल्व कर लेंगे, एफ का इधर कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और ऊपर को आ जाएगा एफ साइन थीटा। ये एफ साइन थीटा अभी एम जी से कम होगा, तो ये अभी इंक्लाइन, ये ग्राउंड पे ही रखा रहेगा और इधर चलता रहेगा। तो हमें वेलोसिटी बतानी है, कब की बतानी है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये कोई एक्स डिस्टेंस पे हमें वेलोसिटी बतानी है ना, थीटा में एक्स की वैल्यू आई होगी, तो हम कोई भी टाइम पे अगर देखें तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये तो बैलेंस है ना, एम जी और एफ साइन थीटा बैलेंस है, ये इसको मूव करा रहा होगा, तो इधर को जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, एफ कॉस थीटा अपॉन में एम, एफ बाई एम, कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस के इंटू एक्स, तो यहाँ एक्सेलरेशन देख लो किसका फंक्शन आ रहा है,
एक्सीलरेशन जो है वो एक्स का फंक्शन आया ना। अगर एक्सीलरेशन एक्स का फंक्शन आएगा, हमने वेरिएबल एक्सीलरेशन पढ़ा हुआ है ना, जब ए फंक्शन ऑफ एक्स आएगा और वी निकालना है तो हम ए को क्या लिख दें? जब ए फंक्शन ऑफ एक्स है, हाँ, तो हम ए को लिख देंगे वी डीवी बाई डी एक्स। ना डी एक्स इस साइड कर लेते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। जब x 0 था तब v 0 था, जब x हो गया तब का v बताना है। तो उधर आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट डाल देंगे 0 से v, इधर आ जाएगा f बाई एम, कॉमन हो जाएगा cos kx। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin थीटा। और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है ना इंटीग्रेशन का। याद करो, x की जगह ax प्लस b आ जाता था, तो ax प्लस b को x मान के इंटीग्रेट करते थे और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते थे। यहाँ एक बार x डालेंगे, एक बार 0 डालेंगे, साइन 0 0 हो जाएगा ना। इसको इधर ले आएंगे तो 2f बाई एम के साइन के एक्स बचेगा ना, ये 0 हो जाएगा। के एक्स को थीटा लिख देंगे ना, थीटा के टर्म में ऑप्शन में है ना, स्क्वायर इधर लाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा ना, बी ऑप्शन आ जा रहा है इसमें। समझ आया सबको? ध्रुवीय इंटीग्रेशन देखो बेटा, इंटीग्रेशन में अपने ने सीखा है ना, x की जगह अगर ax प्लस b आता है तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। यहाँ x की जगह kx था ना, तो x का कोएफिशिएंट k है, उससे डिवाइड किया है। सेवेंथ देख लेते हैं क्या है। सेवेंथ हुआ है किसी से? देखो, ये सेवेंथ में आपको रिलेशन खुद से लिखना पड़ेगा, फोर्स और टाइम का पैराबोलिक रिलेशन दिया हुआ है। आपको दिया है कि जब f की वैल्यू, t की वैल्यू 5 है तो ये कितना आ रहा है? 50। पैराबोलिक रिलेशन में क्या होता है? एक का पावर 1 होता है और एक का पावर 2 होता है। अब t की वैल्यू जब यहाँ 5 लिखोगे, t की वैल्यू 5 लिखोगे तो 5 का स्क्वायर 25, बट यहाँ कितना है? 5 पे 50 है ना, मतलब यहाँ आगे 2 भी होगा। समझ आ रहा है? जब 5 की वैल्यू, t की वैल्यू 5 डालोगे तो f 50 मिलना चाहिए ना। अब पैराबोलिक रिलेशन है, मतलब f का पावर 1 और t का पावर 2 है ना, तो पैराबोलिक रिलेशन है। अब आपको f मिल गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप अब a निकाल सकते हो। फोर्स अपॉन मास करोगे तो a आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। प्रथमेश एक मिनट, फिर मुझे सोचने देना जा। हाँ, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो
हाँ देखो उसमें जो रूट्स हैं, सरायू वेरी गुड ना, रूट हमें एक ही चाहिए था ना, यहाँ t इक्वल टू 0 एक ही रूट पे f0 मिल रहा है, वहां t की 2 वैल्यू पे f0 मिलेगा ना। तो अब देखो a हमें फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया है, तो a को हम लोग लिख देंगे dv बाई dt, dt दूसरे साइड ले जाएंगे और आगे सॉल्व कर लेंगे। भावेश समझ आया? देखो ये आपको बोला गया था ना पैराबोलिक रिलेशन है, तो पैराबोलिक रिलेशन में, और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का आपको ग्राफ दिया हुआ है ना, ऐसा कुछ ग्राफ दिया है, याद है ये किसका ग्राफ होता था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का? y की जगह इधर क्या लिखा हुआ है f, और इधर क्या लिखा है? ना यहाँ पे y की जगह आपको f लेना है और x की जगह पे t लेना है। हाँ भावेश देखो अगर आप वैसे सोचोगे, जैसे मान लो आपने टी स्क्वायर प्लस 25 सोचा, तो टाइम 0 डालोगे तो f कितना मिल रहा है? टाइम 0 डालोगे तो f0 मिलना चाहिए ना, यहाँ पे देखो टाइम 0 पे दोनों 0 है ना, बट आपके इक्वेशन में टाइम 0 डालोगे तो f25 मिलेगा ना। केवल ये वाले रिलेशन से ही ये हमेशा ये सेटिस्फाई हो पाएगा। फिर नेक्स्ट बताओ। नाइन्थ में देखो बोला गया है विच ग्राफ शोज द बेस्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ for an object launched vertically into the air when air resistance is given by something resistance equal to bv लिखा है, और डैश लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बता रहा है कि जब एयर रेसिस्टेंस नहीं होता है तब का वीटी ग्राफ। देखो अगर आप मान लो थोड़ी देर के लिए एयर रेसिस्टेंस नहीं है और फिर कोई चीज को यू स्पीड से फायर करोगे, तो कोई भी टाइम पे ऊपर जाके नीचे आने का टाइम में, कोई भी टाइम पे v की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं? v इक्वल टू यू माइनस जी टी, चाहे वो ऊपर आ रहा हो या नीचे जा रहा हो ना, पूरे पार्ट के लिए ये रिलेशन होल्ड करेगा। तो इस चीज का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसे बनेगा? v इक्वल टू यू प्लस जी टी का, तो इसमें आ जाएगा माइनस जी इंटू टी प्लस यू ना। तो इस निगेटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट वाली लाइन बनेगी जब एयर रेसिस्टेंस नहीं होगा ना, जब एयर रेसिस्टेंस नहीं होगा तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। तो डॉटेड लाइन में देखो आपको वही दिखाया गया है ना, डॉटेड लाइन जो है बिना एयर रेसिस्टेंस वाला ग्राफ है। नहीं नहीं श्रेयस, ऐसा नहीं है। बोथ फंक्शन विल इंटरसेक्ट एट इनिशियल एंड फाइनल मोमेंट
फाइनल मोमेंट पे भी क्यों इंटरसेक्ट करेंगे? अभी देखते हैं श्रेयस, एक मिनट रुको। अब देखो, जब एयर रेसिस्टेंस आ जाएगा, एयर रेसिस्टेंस आने के बाद क्या हो जाता है, अगर इसको मान लो यहां ऊपर जाने में, यहां तक ये इतना टाइम ऊपर जाने का टाइम है ना, यहां से देखो ये जो है, ये यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब ये ऊपर जाने का टाइम है। जब एयर रेसिस्टेंस होता है तो वो पहले ही रुक जाता है ना। जब एयर रेसिस्टेंस होगा और आप यू स्पीड से फेंकोगे, तो अब नीचे को mg भी लग रहा है और साथ में एयर रेसिस्टेंस भी लग रहा है, तो नीचे को फोर्स बढ़ गया है ना, तो अब वो पहले ही रुक जाएगा। तो जो पहले का टाइम है उससे पहले ही वो v जीरो हो जाना चाहिए ना। तो पहले अगर मान लो कोई इस पॉइंट तक आता था, तो इस बार कहीं यहां तक ही v जीरो हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि किसमें किसमें ऊपर जाने का टाइम कम हो गया है। तो एक तो ए ऑप्शन है और दूसरा बी ऑप्शन है ना। ए और बी में आप देखोगे, ए और बी में, इसमें देखो ए ऑप्शन में ऐसे दिया है और यहां पर ऐसे कुछ आया हुआ है, तो ये टाइम कम हो गया है ए ऑप्शन में। और बी ऑप्शन में भी ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसे कुछ दिया है। अभी देखते हैं श्रेयस ना, पॉइंट इंटरसेक्शन की बात देखते हैं अभी। तो पहले हमें ये क्लियर हो गया कि ए और बी ऑप्शन नहीं होंगे, सी और डी ऑप्शन नहीं होंगे। यहां तक सबको क्लियर है? क्योंकि टाइम कम कर देना है ना। यहाँ पे अब देखो, ये पहले से टाइम कम हो गया है। आयुष देखो, जहां पे ये v जीरो होगा वो पॉइंट आपका हाईएस्ट पॉइंट है ना, जहां पे v जीरो होगा वो हाईएस्ट पॉइंट है, वो यहाँ टाइम ऑफ असेंडिंग है ना। तो जब आपका एयर रेसिस्टेंस, एक एक्स्ट्रा फोर्स नीचे को लगेगा mg के अलावा, जब दो लोग मिलके रोकेंगे तो पहले ही रुक जाएगा ना। पहले अगर यहां तक जाता था जब mg लगता, एयर रेसिस्टेंस भी आ जाएगा तो पहले ही रुक जाएगा ना, तो ऊपर जाने का टाइम अब कम हो जाएगा। तो अब ये पहले अगर यहां तक जाता है, ये पूरा टाइम ऑफ असेंडिंग है, तो अब इतना ही रह जाएगा ना। ये वाला पार्ट टाइम ऑफ असेंडिंग है, तो अब ये कम हो गया ना, तो इसमें भी ये कम हो गया, इसमें भी कम हो गया। अब हमें नीचे आने का टाइम सोचना है। अब देखो यहां पर, देखो अब इसमें अगले पार्ट में आपको क्या बोला गया है, ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है, देखो ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि नीचे आने के टाइम पे उसकी वेलोसिटी कुछ कांस्टेंट को टेंड कर रही है। ये जो सेकेंड वाला ग्राफ है वो कैसा जा रहा है, सेकेंड वाले ग्राफ में ऐसा कुछ जा रहा है, मतलब वो कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी को टेंड कर रही है। और जबकि पहला वाला जो ग्राफ है उसमें लगातार वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इन्फिनिटी को जा रही है। तो कौन सा होना चाहिए, जब वो नीचे को गिरेगा तो कोई एक फिक्स वेलोसिटी को टेंड करेगा ना, क्योंकि जब नीचे आ रहा होगा तो ऊपर को एक फोर्स लगेगा। अब नीचे आने के टाइम पर नीचे को mg लग रहा होगा, ऊपर को bv लग रहा होगा। और अगर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो कभी ना कभी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। जब फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ग्राफ ऐसा होना चाहिए जो कांस्टेंट वैल्यू को टेंड करे, हमेशा वेलोसिटी बढ़ नहीं सकती है। तो ए और बी में फिर कौन सा ऑप्शन ज्यादा सुटेबल हुआ, ए और बी में फिर बी ऑप्शन हुआ अपना। समझ आया सबको लॉजिक?
हाँ श्रेयस, ना स्काई डाइविंग वगैरह में भी आप ऊपर से करो पैरासूट पहन के, तो बाद में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। हाँ, ए में इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है ना, निगेटिव में इनफाइनाइट को जा रहा है ना, तो वो नहीं हो सकता ना, कांस्टेंट को टेंड करना है। हाँ, उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, आगे हम लोग फ्लूइड करके चैप्टर आएगा, वहां ये सब चीजें सीखते हैं हम लोग। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। फाइनल मतलब टर्मिनल। नेक्स्ट 15 करना है। Once again, robotics. That's not really something I had a background in college. And I thought Udacity was an affordable way. सुदीप म्यूट रखो। यार अभी तुम लोगों के डाउट लगभग सभी मुझे कराने पड़ रहे हैं, तो सारा कंप्लीट कराना तो बहुत डिफिकल्ट है। जितने भी डाउट हो पा रहे हैं मैं करा रहा हूँ। फिर जब ऑफलाइन खुलेगा तो जिनको भी डाउट रहेंगे फिर अलग अलग से करा दूंगा ना, कोई को ज्यादा डाउट है कोई को कम डाउट है, तो ऑफलाइन में ही सारे डाउट कंप्लीट हो पाएंगे। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, जितना हो पाएगा करा रहा हूँ। 11th में देखो क्या बोला गया है, a heavy block kept on a frictionless surface। अभी तो 21st से कुछ नहीं करने वाले, अभी तो थोड़ी दिन रुकना ही है। A heavy block kept on a frictionless surface being pulled by two ropes of equal mass at t equal to 0, force on left rope is withdrawn but force on the right end continue to act। तो F1 F2 हमें बताना है, magnitude of forces by the right rope and left rope on the block respectively। देखो इसमें ये बोला गया है 11th में कि एक हमने हैवी ब्लॉक लिया और उस पे हमने इधर एक स्ट्रिंग लगा करके फोर्स से खींचा, और यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग लगा करके इसको फोर्स से खींचा। तो यहाँ पे जो टेंशन आएगा एंड पे, वो टेंशन ब्लॉक को खींच रहा होगा ना, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, एंड पे आप स्ट्रिंग को डिसकनेक्ट करो और एक लाइट स्ट्रिंग कनेक्ट कर दो, सोचने में थोड़ा आसानी हो जाएगा ना, मासलेस स्ट्रिंग अटैच कर दो। अब इसको हम F4 से खींच रहे हैं, इसको F4 से खींच रहे हैं। एक मिनट ना, एक कॉल आ रहा है, एक मिनट रुकना। हेलो।
हाँ देखो हम लोग ये 11th कर रहे थे, मैं थोड़ा 2 मिनट एक कॉल अटेंड कर रहा था इसलिए म्यूट किया था। तो इसमें देखो अभी जब आप फोर्स लगा रहे हो जब तक, तब तक तो इधर भी एफ लग रहा है इधर भी एफ लग रहा है, तो ये चलेगा क्या? अगर हम दोनों तरफ से एफ फोर्स लगाएंगे, इधर से भी एफ और इधर से भी एफ, तो ये नहीं चल सकता ना। तो इसका मतलब हर एक अपनी अपनी जगह इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अगर यहाँ पे टेंशन पूछा जाए तो कितना बोलोगे? यहाँ पे टेंशन जो हो रहा होगा T इक्वल टू एफ होगा, तभी ये रुका रहेगा ना। और इधर T लग रहा होगा, वो सेम वे में यहाँ पे T लग रहा होगा, इधर T लग रहा होगा और T इक्वल टू एफ हो रहा होगा। तो इधर से जो फोर्स लग रहा है उसको F1 बोल रहे हैं, इधर से जो फोर्स लग रहा है F2। फोर्स मतलब ये जो टेंशन के थ्रू फोर्स लग रहा है ना, मतलब टेंशन की बात हो रही है। ये F2 है ना, इधर वाला F1 है, राइट वाला F1 है। तो जब तक टाइम 0 तक नहीं आया है, उसके पहले तक क्या था, दोनों फोर्स लग रहे थे ना। तो उसके लिए ए ऑप्शन सही होगा। और जब आपने एफ ये वाले फोर्स को हटा दिया ना, टाइम 0 के बाद में, टाइम 0 के बाद में एफ हट गया है, ये एक साइड का फोर्स हट जाएगा, तो अब क्या होगा? अगर हम एक साइड का फोर्स हटा देंगे तो अब ये पूरा सिस्टम आगे को चलने लगेगा ना। अब क्या हो रहा होगा, केवल एक साइड से फोर्स लग रहा है। ना केवल एक साइड से अगर आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये पूरा सिस्टम कुछ ए एक्सेलरेशन से चलेगा। और यहाँ हर एक जगह जो टेंशन आएगा वो एफ से थोड़ा कम आएगा ना, हर एक जगह एफ के इक्वल नहीं आएगा। आप देखो पीछे क्वेश्चन किए थे, ब्लॉक से ब्लॉक कनेक्ट करते थे और एक को खींचते थे, तो टेंशन एफ से कम आता है ना। तो अब सी और डी में बोला गया है, एक टेंशन की वैल्यू एफ बोली गई है, F1 को एफ बोला गया, F2 को एफ बोला गया। टेंशन तो एफ से कम आएगा। याद करो ये वाले प्रॉब्लम किए थे हमने, 2 ब्लॉक लिया और इसको F4 से खींचा, तो क्या यहाँ टेंशन भी एफ आएगा? टेंशन एफ से कम आता था, देखो सभी। ना तो सी और डी नहीं हो पाएंगे ना, सी और डी में बोला गया F2 की वैल्यू एफ आएगी। तो बस इसमें ये सिंगल करेक्ट है ना, तो ये तो वैसे ही ए वाला ऑप्शन हो गया था, पहले ही आंसर आ गया था। 1 मिनट वेट करना, नहीं चार्जिंग खत्म हो गया, मुझको चार्जिंग को लगाना पड़ेगा। चलो अब नेक्स्ट बताओ, ये हो गया सब, समझ आ गया सबको? जब एक साइड से फोर्स लगेगा और एक साइड से हटा देंगे तो वो एक्सेलरेट करेगा ना, और एक्सेलरेट करने के टाइम पे अब हर जगह टेंशन एफ से कम आएगा। नेक्स्ट बताओ। फिफ्टीन देख लो अब। 15 में देखो बोला गया है
15 में देखो क्या बोला जा रहा है, एक पार्टिकल ऐसे वर्टिकल से 60 डिग्री पे जा रहा है, इधर को वर्टिकल से ये 60 डिग्री है, मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना हुआ 30 डिग्री, तो इसका एक्सीलरेशन कितना आएगा इधर को g sin 30। और दूसरा पार्टिकल वर्टिकल से 30 डिग्री मतलब हॉरिजॉन्टल से 60 पर है, तो इसका इधर एक्सीलरेशन कितना आएगा g sin 60। तो रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, रिलेटिव एक्सीलरेशन बताओ इसमें, एक इधर g sin 30 से जा रहा है, एक इधर g sin 60 से जा रहा है, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना बोलेंगे। वेरी गुड भावेश, पहले हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, ये वर्टिकल से 60 डिग्री पे है, ये वर्टिकल से 30 डिग्री पे है, दोनों एक ही लाइन में नहीं है कि आप सीधे सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, ये 2D में है क्वेश्चन ना। तो आपको यहाँ पर रिलेटिव निकालने के लिए रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो इसका x में एक्सीलरेशन कितना आएगा, ये एंगल 30 आएगा ना, तो जो भी ये एक्सीलरेशन आएगा, मान लो ये a1 है और ये a2 है, तो a1 का इधर कंपोनेंट आएगा a1 cos 30 और नीचे को आएगा a1 sin 30। सेम वे में a2 का इधर को आएगा, ये 60 है, तो a2 का इधर कंपोनेंट आएगा a2 cos 60 और ये वाला आएगा a1 a2 sin 60। तो अगर हम मान लो इधर को पॉजिटिव x एक्सिस ले लें, इधर को नीचे को पॉजिटिव y एक्सिस, तो a1 को वेक्टर फॉर्म में कितना लिखेंगे, a1 cos 30 ना, a1 मतलब g sin 30 इंटू cos 30, और ये किधर है x एक्सिस में ना, हमने इधर कोई x एक्सिस लिया है और नीचे को y एक्सिस है, नीचे को कितना बोलेंगे g sin 30 इंटू साइन 30 और वो नीचे को है तो j कैप। समझो, अब इन सब की वैल्यू डाल दो, सेम वे में a2 लिखो ना। अब पूरा मैं सॉल्व नहीं करूंगा ना, इतने ज्यादा डाउट है कि अब सब सॉल्व नहीं हो सकते ना, आपको कैलकुलेशन खुद से करना पड़ेगा। g sin 60 इंटू cos 60 आई कैप g sin 60 इंटू साइन 60 j कैप। ठीक है, अब a1 माइनस a2 कर दो, और आपको यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, a1 माइनस a2 निकालोगे और उसका मॉड ले लो ना, तो आपको मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। और आई जे में अगर आपको कंपोनेंट पता है तो आप एंगल भी देख सकते हो वर्टिकल से कितने एंगल पर। अगर रिलेटिव एक्सीलरेशन में एक्स वाला कंपोनेंट पता है, वाई वाला कंपोनेंट पता है, तो आप एंगल बता सकते हो ना फाइनल वो कितने एंगल पे जा रहा है। मान लो वर्टिकल से थीटा एंगल पे जा रहा है, तो tan थीटा इक्वल टू, आप ऐसे बता सकते हो ना कितने एंगल पे जा रहा है। रिलेटिव आई और जे में आएगा ना, आई और जे मतलब एक्स और वाई कंपोनेंट पता चल जाएंगे रिलेटिव वाले, तो एंगल अगर बताना होगा तो ऐसे करेंगे, मॉड ले लोगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, भावेश का लॉजिक सुनेंगे अब हम लोग। भावेश अनम्यूट करो जरा, लॉजिक समझाओ हम लोग को। हेलो हाँ भावेश बता। सर, दोनों का नीचे तो फोर्स जी लग रहा है ना। तो नॉर्मल भी तो दोनों पे लग रहा है, हाँ तो हाँ, समझा। दोनों पे नॉर्मल का डायरेक्शन तो अलग अलग है ना। अब ऐसे तो तू बोलेगा कि इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा है, तो बोलेगा इसका भी जी होगा ना, नॉर्मल का भी तो इफेक्ट देखना है। हाँ सर, समझा। नेक्स्ट बताओ।
14 देख लो। फोर्टीन देखो क्या है। तो वो 14 में आपको ऐसे बोला गया है, एक इंक्लाइन प्लेन बनाया गया है, ये एंगल कुछ थीटा है। तो आप देखो इंक्लाइन प्लेन पे आपने ऐसे कुछ ग्रुप बना दिया है। तो इंक्लाइन प्लेन में आप कोई भी पार्टिकल जिसको भी छोड़ोगे उसका इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग कंपोनेंट कितना आता है, जी साइन थीटा ना। अगर ये थीटा है तो इसका इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग जी साइन थीटा आता ना। और ये वाला आपका एंगल जो है, ये वाला आपका एंगल अल्फा है ना। ये इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग ऐसे हमने लाइन बनाई है ना, ये 90 डिग्री पे जा रहा होगा, तो ये 90 माइनस अल्फा आएगा। तो इस जी साइन थीटा का इधर को कंपोनेंट देखोगे तो कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस अल्फा ना। तो ये कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। ये समझ आया मैंने क्या बोला। ये अगर अल्फा है, ये 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा आएगा ना। तो हमने जी साइन थीटा का इसके ग्रुप के लॉन्ग कंपोनेंट ले लिया। जब वो ग्रुप के लॉन्ग चलेगा तो ग्रुप के लॉन्ग वाला एक्सिलरेशन ही उसको ले जा रहा होगा ना। तो ग्रुप के लॉन्ग वाला हमने एक्सिलरेशन निकाल लिया है। अब ये वाला साइड 3 है, ये 4 है, तो ये ग्रुप कितना बड़ा है, 5 लेंथ का है ना। ये 3 है, ये 4 है। 3D में आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, ये 5 है। तो आपको नीचे आने पे स्पीड बतानी है, आपको एक्सिलरेशन पता है अब। तो अब इसमें डाल दो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल स्पीड इनिशियल रेस्ट से छोड़ा गया है। a की वैल्यू कितनी है, जी साइन थीटा इंटू साइन अल्फा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 5। थीटा और अल्फा की वैल्यू गिवन है ना। यहाँ पे अल्फा निकाल सकते हो क्या, साइन अल्फा या कॉस अल्फा कितना बोलोगे, साइन अल्फा बोलोगे अपोजिट साइड 4/5। यहाँ वैल्यू डाल दो सबकी। थीटा 30 डिग्री है ना। अब आगे वैल्यू डाल दो ना, साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 आएगी ना, देखो राइट एंगल ट्रायंगल में। फोर्टीन के बाद नेक्स्ट, सब लोग देखो ये ध्यान रखो, ये एक्सरसाइज 2 है वो जेई एडवांस का एक्सरसाइज है ना। तो इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, जिनका एडवांस टारगेट है उनको तो करना ही है ये, और जो 1 करेंगे उनके लिए मेंस वगैरह आराम से हो जाएगा। एक्सरसाइज 1 जो है वो मेंस के हिसाब से दी गई है, 2 वाली एडवांस के हिसाब से है। और थर्ड करोगे जब, तो आपको अच्छी रैंक आएगी एडवांस में। सेकंड करने से आराम से एडवांस निकल जाएगा, बट आपको अगर अंडर 500 रैंक चाहिए तो एक्सरसाइज 3 भी करना पड़ेगा। नहीं नहीं, फोर्थ हाँ फोर्थ होती तो, आदित्य तूने तो सही बात कर दी यार, फोर्थ आती तो AIR 1 ही आ जाता। वेरी गुड, नाइस जोक। नहीं भावेश, देखो उसको आप ऐसे समझो कि एक्सरसाइज 1 हो गया तो मेंस का हो गया है, 2 करोगे तो अब एडवांस में होगा ना, उसमें कॉन्फिडेंस कम करने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट कौन सा करना था हम लोगों को? अब जो नेक्स्ट होगा वो लास्ट प्रॉब्लम होगा, फिर आज का टाइम खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। फिर वही फ्राइडे को डाउट डिस्कशन में ही करेंगे। अभी थोड़ा डाउट का टाइम और दूंगा नेक्स्ट वीक के बाद में। नेक्स्ट वीक के बाद में डाउट थोड़ा 1 to 1 भी लूंगा। अभी ये बच्चों का एग्जाम खत्म हो जाने दो। इस जो 27 सितंबर को जेई एडवांस का एग्जाम है, उसके बाद थोड़ा मैं फ्री हो जाऊंगा। हाँ, अगले फ्राइडे को फ्रिक्शन होगा। अगले फ्राइडे को फ्रिक्शन होगा ना। ये 1 के बाद 2 3 ये आराम से करते रहेंगे ना। 1 सबका करना जरूरी है। चलो 27 पहले कर लेते हैं, वो दोनों बाद में कर लेंगे। 27 ज्यादा लोगों को डाउट है, पहले वो बता देता हूँ। 27 कर लो, बाकी नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। 27 तो सबको होगा ही ना, तो वो कर लेते हैं। कॉमन डाउट पहले कर लेते हैं। देखो 27 में क्या बोला गया है, एक फिक्स इंक्लाइन प्लेन है, फिक्स इंक्लाइन प्लेन है, और इसमें हमने एक ऐसे बी वेज रखा है जिसका मास m है, और उसके ऊपर एक दूसरा वेज रख दिया है m। भावेश तू लॉजिक मत लगा, तू लॉजिक बहुत गंदे वाले लगा रहा है, थोड़ी देर रुक जा। तो हमें यहाँ पे बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए इन 1 सेकेंड इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट ना। यहाँ पे हमें 1 सेकेंड में पता करना है कि कितना एक्सेलरेशन आएगा। तो किसी ने किया है? कोई सजेशन दे सकता है क्या करना चाहिए? हाँ सरायु बता। सरायु आजकल तो अच्छा काफी मचा रही है। बता सरायु कैसे करेंगे? हाँ सर। हाँ बोल। हाँ, जो वेज रखा है m, हाँ वो डायगोनली जाएगा, लेकिन ऊपर वाला ब्लॉक सीधे नीचे जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, और वो दोनों कांटेक्ट में रहेंगे तो दोनों का वर्टिकल एक्सेलरेशन सेम रहेगा। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो पहले m को इंक्लाइन के अलोंग उसका एक्सेलरेशन आएगा। अब तो कर ही लेंगे। देखो सरायु ने क्या क्या बातें बताई कि देखो इस पे जो फोर्स लगेगा, ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो क्या ये हॉरिजॉन्टल में चल सकता है ये ऊपर वाला ब्लॉक? ठीक है, अभी कर लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं ना। ये हॉरिजॉन्टल में नहीं चल पाएगा ना, ये वर्टिकल में ही चल पाएगा। और ये मान लो वर्टिकल में नीचे को a1 एक्सेलरेशन से जा रहा है, और ये इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग a2 से जा रहा है। ये तो ऐसे ही चल सकता है। तो a1 a2 में रिलेशन क्या होगा? ये जो इस सरफेस पे हम वेज कंस्ट्रेंट लगाएंगे ना, अगर ये इधर को a2 से जा रहा है तो इसका वर्टिकल में एक्सेलरेशन कितना आएगा? अगर कोई भी एक्सेलरेशन इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग होता है, आपको पता है कि कोई भी लाइन अगर इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग है तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो a2 का इधर कंपोनेंट आ रहा होगा, a2
कॉस थीटा और इधर आ रहा होगा A2 साइन थीटा ना। मतलब इस A2 का नीचे को कितना कंपोनेंट आ रहा है, A2 साइन थीटा, और ऊपर वाले ब्लॉक का नीचे को कितना है A1। तो इस सरफेस के लॉन्ग परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन सेम होगा ना, वेज कंस्टेंट जो बोलते थे हम लोग। तो हम लोग बोल सकते हैं ना यहाँ पर A1 इज इक्वल टू A2 साइन थीटा ना। मैं इक्वेशन लिख दूंगा ना, जितने अननोन रहेंगे उतनी इक्वेशन लिख दूंगा, ठीक है। अब इन पे फोर्सेस देखें तो इस पे नीचे को mg लग रहा होगा, ये उस पे ऊपर को कुछ नॉर्मल लगा रहा होगा n1, और इस पे अगर हम देखें तो इधर को mg साइन थीटा लग रहा होगा, और एक्शन रिएक्शन इसने ऊपर को n1 लगाया तो इस पे नीचे को n1 लगेगा, तो इस n1 का इधर कंपोनेंट आएगा n1 साइन थीटा। समझो ना, इसने ऊपर को n1 लगाया तो ये इस पे नीचे को n1 लगाएगा ना, तो इस n1 का इधर कंपोनेंट n1 साइन थीटा आएगा ना। हमेशा इंक्लाइन प्लेन पे वर्टिकल लाइन इधर को n1 लग रहा है ना, और ये एंगल थीटा आएगा, तो n1 का इधर कंपोनेंट n1 साइन थीटा हो जाएगा ना। आप समझो ना, ये इस पे ऊपर को n1 लगा रहा है तो ये इस पे नीचे को n1 लगाएगा, और नीचे को mg लग रहा है, तो टोटल नीचे को फोर्स कितना हो गया n1 प्लस mg। तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा n1 प्लस mg साइन थीटा ना, वही एक अलग अलग लिखा है, ये कंबाइन करके एक साथ सोच सकते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन का इक्वेशन हम क्या लिखेंगे इस डायरेक्शन में, mg प्लस n1 साइन थीटा इज इक्वल टू ma2 ना, ये बी वाले वेज के लिए, इस डायरेक्शन के लिए। इसके लिए क्या लिखेंगे, वर्टिकल में ये नीचे को आ रहा है तो mg बड़ा है n1 छोटा है, तो mg माइनस n1 इक्वल टू ma1। अब देखो कितने इक्वेशन हो चुके हैं और कितने अननोन है, a1 a2 और n1, तीन अननोन है और तीन इक्वेशन हो गए हैं अपने पास। तो अब हम इसको सॉल्व करके a1 a2 निकाल लेंगे ना। अब हम अगर हमें इसका एक्सेलरेशन पता चल गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, नीचे को हाफ at स्क्वायर लगा देंगे, एक सेकेंड में कितना गया है तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। स्टार्ट ये रेस्ट से हुआ है, a1 एक्सेलरेशन से नीचे को जा रहा है, तो एक सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। चमका सबको, हाँ करो भावेश अनम्यूट। सर अगर हमने वो ऊपर वाला ब्लॉक और नीचे वाला ब्लॉक को एक सिस्टम पकड़ा तो होगा क्या? तो उसमें देखो दोनों के एक्सीलरेशन अलग अलग है ना, तो जब अलग अलग रहते हैं तो आपको एक्स एक्सिस में अलग टोटल फोर्स निकालना पड़ेगा, वाई एक्सिस में अलग, फिर एक्स एक्सिस में लगाना पड़ेगा एफ इक्वल टू m1 a1 m2 a2 एक्स वाला सबका, और वाई में अलग लगाना पड़ेगा। याद है जब अलग अलग एक्सीलरेशन से चलते हैं तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाने का तरीका सिखाया है, हाँ वो सर। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पर यस सर। ना, ऐसे ही करो यहाँ पर। ठीक है सर। तो अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में तो अभी फ्रिक्शन करेंगे, नेक्स्ट डाउट क्लास में, फिर जो भी इसका बचा रहेगा धीमे धीमे करते रहेंगे ना। आप जो भी डाउट है आप उनको ट्राई करते रहो धीमे धीमे, कई सारे डाउट तो आपसे सॉल्व होने लगेंगे ना, खाली टाइम में डाउट ट्राई कर लिया करो। नेक्स्ट क्लास में मेनली एक्सरसाइज 1 ही हो पाएगा, फ्रिक्शन का एक्सरसाइज 1, लेकिन शायद उसमें क्वेश्चन कम है ना, क्वेश्चन कम है तो शायद और भी आगे कर पाओ।
ना एक्सरसाइज 1 सबका कंप्लीट रखो, 2 3 ये सब करते रहो ना, जब भी खाली टाइम मिले जो भी डाउट है करते रहो, धीमे धीमे ये सब चीजें सिंपल होती जाएंगी। अभी श्रेयस इरोडो रहने दे, पहले मॉड्यूल खत्म करना, अभी मॉड्यूल में ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, पहले यही खत्म कर लेते हैं। इरोडो वगैरह के लिए तो अभी तुम डाउट नट यूज कर सकते हो ना, डाउट नट ऐप जो रहता है उसमें भी सीधे वीडियो सोल्यूशन आ जाते हैं, तो अभी टाइम नहीं मिल रहा है तब तक वो यूज कर लो। ठीक है, फिर क्लोज कर रहा हूँ ना। बाय बाय एवरीवन।